हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम विवेक मिश्रा है और मैं आप सबका कान्हा कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आप लोगों से एक अनुरोध है, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और उनको भी इस वीडियो को लाभ मिले। तो हम देर नहीं करेंगे, क्लास की शुरुआत करेंगे। बोर्ड एग्जाम नजदीक आ गया है, समय बहुत कम बचा है, इसलिए हम आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। कैसा प्रश्न है? दीर्घ प्रश्न 6 अंक वाले, ठीक है? और 4 प्रश्न लेके आए हैं, चारों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, परीक्षा के लिए, ठीक है? तो हम प्रश्न पढ़ते हैं और सवाल को हल करके आपको बताएंगे। ये पहला प्रश्न हमने लिख रखा है, उसका फिगर हमने बना रखा है, ठीक है? ये हाइट और डिस्टेंस वाला सवाल है। हम प्रश्नों को पढ़ते हैं, इसके बाद इसे हल करके आपको हम बता रहे हैं। हमने पहले इसलिए फिगर बनाई है कि हमारे समय को ये बचाएगा, ठीक है? हमसे कह रहा है एक 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ये एक 7 मीटर ऊंचा भवन है, इसके शिखर से इसके शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। भैया केबल टावर, ये तो पता है भैया, श्योर है कि वो भवन से ऊंचा ही होगा। टावर वगैरह तो भवन से ऊंचे होते हैं ना। हाँ, तो भैया इस केबल टावर के शिखर से इस भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रखा है? 60 डिग्री। हमसे कह रहा है और इसके पाद का अवनमन कोण, और इसी केबल टावर के पाद का अवनमन कोण ये कितना दे रखा है? 45 डिग्री दे रखा है, ठीक है ना? अब आप ये बताओ, अगर ये 45 दे रखा है तो आपको पता है कि जेड की तरह आकृति बन रही है। कुछ दिखा आपको कि नहीं? अभी बता रहा हूँ आपको, एक मिनट। आप हमको ये बताओ कि ये जेड की तरह आकृति की नहीं, हमने आपको बताया होगा नहीं, बताया है। ये जेड की तरह आकृति दिख रही है कि नहीं? उल्टा ही जेड है। तो हमने आपको 3 अक्षर बताए थे जादुई, जेड, वी और एक्स। अगर एक्स का आकृति बने तो शीर्षा विमुख कोण बनता है, ठीक? क्या बता, एक्स की आकृति बने तो ये शीर्षा विमुख है, वी की बने तो उभयानिष्ठ है, जेड बने तो एकांतर अंतः कोण होता है। तो भैया अगर दो समांतर रेखा हो, एक तिर्यक रेखा हो, तो भैया एकांतर अंतः कोण इनके बीच में बनते हैं। भाई एकांतर अंतः कोण के लिए दो समांतर रेखा और एक तिर्यक रेखा का होना जरूरी है। तो अगर ये कोण 45, तो ये भी कितना हो जाएगा? 45। किससे? एकांतर अंतः कोण से। पहचान आप जेड वाली आकृति की कर लो। क्लियर है? अब हमसे पूछा है कि टावर की ऊंचाई, ये पूरे टावर की हमसे ऊंचाई पूछ रहा है, ठीक? तो भैया अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगा। क्लियर है? ये हमको पता नहीं है, हमने एक्स माना है, तो ये भी कितना हो जाएगा? ये भी एक्स हो जाएगा। क्लियर है? ये आपसे पूछा है, ठीक? तो आप ये बताओ, हमको ये चीज निकालने के लिए हमको पहले ये चीज पता होना चाहिए, और ये तभी पता होगा जब ये पता होगा, क्योंकि ये पता तो ये बराबर इसके, ठीक है? क्यों? अगर ये पता लग जाएगा तो इस वाले त्रिभुज की मदद से पाइथागोरस प्रमेय, समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये सब 90 डिग्री होंगे, ठीक है ना? तो भाई समकोण त्रिभुज में क्या लगता है? पाइथागोरस प्रमेय लगता है। तो भैया tan 60 दे रखा है, tan 60 निकाल के हम इसका वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है ना? और ये निकल आए तो दोनों को जोड़ देंगे। तो भाई इसको ज्ञात करने के लिए इस चीज का ज्ञात होना बहुत जरूरी है, और इसको ज्ञात करने के लिए इसका ज्ञात होना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो आप पहले ये करो कि भाई कैसे करो, पहले क्या क्या दिया आप ये लिख लो। दिया है, देखो फिगर में दिया है, लेकिन दिया हुआ माने मिलेंगे। माना ए बी एक भवन है, ठीक है? क्योंकि सवाल में तो इतना दे रखा है, लेकिन फिगर हमने जो बनाया उसमें नामकरण तो हमने कर रखा है, ठीक है ना? दिया है, क्या क्या दिया है? ए बी एक भवन है, क्या लिखोगे? ए बी एक भवन है, ठीक है? सी डी केबल टावर, ये देखो लिखने वाली चीज आप खुद लिख लेना। हम प्रोसीजर आपने काफी पढ़ रखा है, ये रिवीजन चल रहा है। तो सवाल का कॉन्सेप्ट लॉजिक आपको हम बताएंगे, बाकी प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आप खुद लो। अगर आप इस फिगर का, सॉरी, अगर इस सवाल का आपने फिगर बना दिया ना, तो भैया आधे नंबर आपको फिगर का ही मिल जाएगा, ठीक है? ध्यान देना। ये भी एक भवन है, सीडी केबल टावर, ठीक है? और क्या दे रखा है? डी ए ई कोड, डी ए ई, डी ए ई कितना दे रखा है? 60। कोण क्या लोगे? ई ए सी, ई ए सी कितना दे रखा है? 45 डिग्री। ये ए से कितना दे रहा है? 45। क्योंकि गिवन पे तो ये है ना, ये चीज तो इसके अकॉर्डिंग हो गई कांतर अंतः कोण से। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? कोई समस्या नहीं? समस्या, ठीक है ना? अब हम पहले इसको निकालेंगे, फिर इसको करेंगे। चलो स्टेप 1 करो।
स्टेप 1 करो, ठीक है ना। बाकी और भी जो चीज दी होंगी आप लिख लेना। भवन की ऊंचाई क्या है, ये भी एक भवन है, कितना दे रखा है 7 मीटर, ठीक है। और आप इसमें एक चीज और लिख लो, क्या लिखोगे कि भैया ए बी बराबर ई सी बराबर 7 मीटर, ठीक। और क्या लिखोगे, बी सी बराबर ए ई बराबर एक्स मीटर, बी सी बराबर ए ई बराबर एक्स मीटर। क्लियर है। अब कर दो भैया स्टेप 1। स्टेप 1 आप करो। हम क्या लेंगे, पहले हम त्रिभुज लेंगे कि आपको एक त्रिभुज टी ए ई में, ठीक है ना, त्रिभुज टी ए ई में आप ये बताओ, त्रिभुज टी ए में आप क्या लगाओगे, tan 60। tan 60 बराबर क्या होता है, लंब बटे, पहले आप ये मत लो, पहले आप उसको तभी लोगे जब तक आपका इसका वैल्यू पता नहीं होगा ना, तब तक आप ये कैसे निकाल सकते हो। तो पहले आप ये वाला त्रिभुज लो, सॉरी सॉरी सॉरी, पहले आप ये वाले लोगे ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। क्यों, अगर आप इसको पहले ले लोगे तो ये वैल्यू तो आपको पता ही नहीं ना, ये कैसे निकल आएगा। तब जब तक ये वैल्यू नहीं पता होगी तो ये नहीं निकाल पाओगे, और ये वैल्यू कब पता होगी, जब ये पता होगा, ठीक। चलो त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या लगाओगे, tan 45। tan 45 क्या होता है, लंब बटे थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती, लंब बटे आधार। लंब कितना है ए बी, आधार कितना है बी सी, कितना निकल के आएगा 7 बटे एक्स, वाह एक हो जाएगा। एक्स को इधर लो, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 7 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब कितना निकल के आया 7 मीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा 7 मीटर, ठीक। अब आपको ये पता लग गया। अब भैया दूसरा शर्त लगाओ और सवाल को हल कर दो। दूसरा शर्त लगाओ, अब क्या लोगे, त्रिभुज डी ए ई में, डी ए ई में लगाओ भैया, क्या लगाओगे, tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती, लंब बटे आधार कितना है ए ई, ठीक। ये कितना होता है √3। क्लियर है। और इस डी ई की वैल्यू आपको पता नहीं, ठीक है ना, तो इसको भैया ऐसे लिख रहे हैं ना, आपको ये तो पता है ना, ए ई कितना है 7 है, इसको इधर लो, 7√3 बराबर डी ई, तो कितना निकल के आया 7√3, ठीक। अब आपसे अगर हम पूछें, इधर ही पूछ लेते हैं कि भैया केबल टावर की ऊंचाई बताओ, तो इसको इसको जोड़ दोगे, यहाँ लिख दे, यहाँ लिख देना, ध्यान देना। केबल टावर की ऊंचाई सी डी ले लो या डी सी ले लो, क्या हो जाएगा सी ई प्लस ई डी, यही होगा। हाँ, केबल टावर की ऊंचाई तो यही होगा। चलो अभी आप क्या करोगे, यहाँ पर कर दें, इसको आप ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले इसको आप ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब ध्यान देना, आपका फाइनल उत्तर ये यहाँ पर आ गया। कैसे आ गया भैया, सी डी निकालना है ना, सी ई कितना है 7 और ई डी कितना है 7√3, 7 कॉमन लोगे 1 प्लस √3 मीटर, यही आपको क्या हो गया उत्तर, ठीक है ना। तो भाई साहब केबल टावर की ऊंचाई कितनी हो गई 7 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस √3। अगर आपको √3 का मान तो इसमें रेफरेंस में तो दिया नहीं, रखना चाहो तो आप इसको ये रख के और इसे सॉल्व कर लो, लेकिन दिया नहीं तो आपको रखना नहीं है, ठीक है। चलो हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ, ये मिटा देते हैं। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 1 आपका हो गया है। अब चलते हैं भैया प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, अब चलते हैं भैया प्रश्न नंबर 2 की तरफ। भैया एक तो आपका हो गया, 4 प्रश्न लाए हैं, एक आपका हो गया। अब डाल लीजिए प्रश्न नंबर 2, क्या डालोगे प्रश्न नंबर 2। चलो प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से, एक रेलगाड़ी जो एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। डिस्टेंस कितनी दे रखी, पहले तो आप लिख लो, दूरी कितनी दे रखी है, टोटल दे रखी है, कितनी दे रखी 360 किलोमीटर। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है।
रेलगाड़ी की चाल क्या है। पहले तो हम प्रश्न लिख दे रहे हैं क्या क्या गिवन है, फिर सवाल को हम आपको अच्छी तरह समझाते हैं, ठीक है ना। आपको एक बार में समझ में नहीं आया होगा, हम उस चीज को समझते हैं, अभी आपको समझाते हैं। कुल दूरी कितनी दे रखी है, 360 किलोमीटर, ठीक है। तो भैया माना रेलगाड़ी की चाल पूछी ना, तो रेलगाड़ी की समान चाल, समान चाल कितनी, x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। अब नई चाल, नई चाल कितनी, x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है। अच्छा ये कैसे आप समझा रहे हैं, आपका सवाल आप समझो। हमसे करें एक रेलगाड़ी है 360 किलोमीटर की दूरी को एक समान चाल से चलती है। चाल हमको पता नहीं है, एक समान चाल से चलती है। अगर वो 360 किलोमीटर की दूरी को समान चाल से चलेगी तो उस दूरी को तय करने में कुछ ना कुछ समय लगेगा, ठीक। अभी कह रहा है, ये तो हो गया प्रथम शर्त। दूसरी शर्त क्या कह रहा है, यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए। अभी तो समान चाल से चल रहा था, वो हमें पता नहीं, तो हमने मान लिया वो एक्स चाल, उसकी चाल थी। अभी एक्स से 5 बढ़ा दिया गया। जैसे 5 बढ़ाता है तो उसकी यात्रा में 1 घंटा कम समय लगता है। यहीं पर बच्चे घबरा जाते, कंफ्यूज हो जाते। यहाँ पर आपको हम 2 चीज समझाएंगे, समझना। पहली चीज ये है, चाल बढ़ती है तो समय कम लगता है, चाल घटती है तो समय ज्यादा लगता है। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि उसने आपको दिया है कि जब उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाई जाती है तो 1 घंटा कम समय लगता है। यहीं पर लोग घबरा जाते हैं। समीकरण हम यहाँ से कैसे बनाएंगे, दोनों समय का अंतर कितना है, 1 घंटा के बराबर। भाई पहले शर्त के अनुसार एक समीकरण बनेगा, दूसरे शर्त के अनुसार एक समीकरण बनेगा, और दोनों समय के रेफरेंस संदर्भ में समीकरण बनेगा, और दोनों समय को हम माइनस करेंगे तो वही 1 घंटा हमें दिया है कि 1 घंटे का डिफरेंस आ रहा है। वो आपसे डिफरेंस अंतर पूछ रहा है। क्यों, आपको उसने ये नहीं दिया है कि भाई पहली चाल से जब चलता है तो उसको कुछ समय लगता है। तो ये नहीं दे रखा कि ये देखो, आपको उसने ये नहीं दिया कि भाई पहले चाल से चला तो उसको 5 घंटे का समय लगा, और दूसरी चाल जब उसकी बढ़ा दी जाती है तब उसको 3 घंटा लगता है। ये मतलब ये नहीं है कि दूसरे चाल में उसको कितना समय लगा, वो नहीं दिया। वो कह रहा है कि दूसरे चाल जब उसकी बढ़ा दी जाती है तो दूसरी चाल में जब वो चलता है तो उसको डिफरेंस उसका दिया कि भाई 2 घंटा कम समय लगता है। कैसे, आप सवाल से समझो। पहले में लगा 5 घंटा, दूसरे में लगा 3 घंटा, ठीक। हमसे ये नहीं कह रहे कि दूसरी चाल में उसको 3 घंटा लगा, पहले में 5 लगा, दूसरे में 3 लगा, डिफरेंस कितने का आया, 2 का। हमसे यही पूछ रहा है, सॉरी हमको यही दे रखा है कि दूसरी चाल से जब वो चलता है तो उसको 2 घंटा कम समय लगता है। 5 था 3 में आ गया, कहने का मतलब 2 घंटे का उससे कम समय लग रहा है। तो 2 घंटे का जो कम समय लग रहा है वही आपको दे रखा है कि 1 घंटे का कम समय लेती, डिफरेंस दे रखा है, ना कि एक्चुअल वैल्यू दे रखा है कि दूसरी चाल में कितना लगता है। तो ये जो डिफरेंस कैसे आया, आपने पहली चाल T1 से जब T2 को घटाया है तभी तो ये डिफरेंस आया है। तो आपको सवाल में भी ऐसा करना पड़ेगा। समझ में आया ना, आशा करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलो अब सवाल को हल करके आपको बताते हैं, ठीक। समझ में आया ना ये। चलो, हमसे पूछे भैया रेलगाड़ी की चाल, तो भैया रेलगाड़ी की सामान्य चाल x किलोमीटर प्रति घंटा हमने मान ली, ठीक है। अब प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त अनुसार आप ये बताओ, प्रथम शर्त अनुसार समान चाल से चली, समान चाल से चली दूरी में लगा समय, कितना समय लगेगा बताओ। भाई चाल बराबर क्या होता है आप ही बताओ। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय इधर ला दोगे तो दूरी बटे चाल। क्लियर है। अब ये बताओ समय कितना मानेंगे, T1 कितनी दूरी है 360, चाल कितनी है x, ये आपका लग जाएगा घंटा। इतना समय लगेगा, कितना लगेगा, इतना घंटा लगेगा, ठीक। अब ले लो भैया द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार भैया T2 निकालोगे। क्या है द्वितीय शर्तानुसार, नई चाल से, क्या लिखोगे, नई चाल से तय की गई दूरी में लगा समय,
दूरी में लगा समय, क्या हो जाएगा T2 बराबर, दूरी तो आपकी सेम ही है, आपको बोला वही दूरी, अब समय क्या, सॉरी चाल क्या हो गया 5 किलोमीटर बढ़ा दी गई, इतना घंटा लगेगा। ठीक, अब दोनों देखो हमने क्या बोला अभी आपको समझाए, दोनों समय का अंतर ही दे रखा है ना, दोनों समय का अंतर कितना दे रखा है, 1 घंटा। हमने अभी जो आपको समझाया, ये नहीं दिया कि दूसरा चाल जब वो चलता है 5 किलोमीटर ज्यादा से तो उसको इतना लगता है, कह रहे उसको इतना कम लगता है, मतलब दोनों में से इतने का डिफरेंस आया है। 1 घंटा कम का मतलब 1 घंटे कम समय पे 1 घंटा उससे कम लेते, तो उसका डिफरेंस दे रखा है, ठीक है ना। तो भाई दोनों चालों का अंतर क्या दे रखा है, 1 घंटा, तो दोनों चालें क्या है, T1 माइनस T2 कितना दे रखा है, 1। क्लियर है, यही पूछा क्या, हाँ पूछा तो यही, चलो क्लियर है। चलो अब भाई इनको घटाओ, कितना आ जाएगा 360/x माइनस 360/x+5, कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। अब आप हमको ये बताओ, इस पे एलसीएम लोगे, पहले तो 360 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, ये बचेगा, ठीक, बराबर का 1 आएगा। भैया इधर कितना जाएगा 360, ये हो जाएगा x+5 माइनस का x, पूरे में क्या हो जाएगा x+5 बराबर का 1, ठीक। x से x कटा, कितना आ जाएगा 360, 5 बटे इनका गुणा करा दो, x² प्लस का 5x बराबर के। क्लियर है, कोई समस्या नहीं, आप इसको लिख लो, तो इसको हम आगे हल कर दें, क्योंकि भैया बोर्ड में हमारे पास जगह नहीं है इसे हल करने के लिए, ठीक है। चलो इसे आप लिख लो, फिर आगे चलते हैं, ये हटा दें, ये हटा देते हैं, वो लिखा रहने दो, यहाँ पर हम चीजों को हल कर, आप इसे अपने कॉपी में लिखे रहो, आप कॉपी में इसको लिखे रहोगे तो आपको समझने में आसानी होगी। अब ध्यान देना, इनका आप गुणा करा दो ऊपर वाले का, 5 शून्य 5 छक्का 30, 5 3 15 तो 18, 5 छक्का 30, 3 5 3 15 तो 18, ठीक है। और नीचे क्या आया x² प्लस का 5x बराबर का 1, उधर ले जाओ भैया 1800, x² प्लस का 5x, इसको उधर ले जाओ, इनको इधर ले, x² प्लस का 5x माइनस का 1800 बराबर का 0, ठीक। ये एक द्विघात समीकरण बन गया, क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। अब भैया इस द्विघात समीकरण को आप कैसे हल करोगे, हमने क्या बोला, इसका गुणा आप यहाँ करोगे, इसका गुणा आप यहाँ करोगे, अब कितना है भैया, यहाँ तो गुणांक 1 है, 1800, 1800 का फैक्टर करो, ऐसा फैक्टर करो कि जोड़ने घटाने में क्या आ जाए 5 आए, यहाँ आपने सीख रखा, हम यहाँ पर कर ले रहे हैं, ठीक है ना। देखो बनेगा क्या, देख लेते हैं, 2 9 18, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, फिर 5 4 9 नहीं कटेगा, 3 1 कम 3, 3 5 15 कटेगा, 2 से काटो पहले, अभी 2 से ही काटो इसको, अभी इसको 2 से ही काटो, 2 दूनी 4, 2 से 14, 2 पंचे 10, अब नहीं कटेगा, 7 5 12, 12 2 14, ठीक है ना। अभी 5 से कटेगा, 5 5 25, 5 5 25, 5 11 बार और 11 एक बार, ठीक, यही आएगा क्या, गलत तो नहीं कर दिया हमने, 5 5 25 और 2 बढ़ा तो 5 5 25, 5 11 और 11 एकम 11, ये हो जाएगा, 1 मिनट, कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर दी हमने, कुछ गड़बड़ कर रखा हमें लग रहा है, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, दूनी 20, दूनी 40, चलो फिर से करते हैं, ये कोई गड़बड़ कर दिया हमने, इसका फैक्टर कहीं ना कहीं गड़बड़ किया हमने, चलो फिर से करते हैं, 1800 आया ना, चलो 1800 का फैक्टर करो, कितना होगा, 2 से काटो, 2 9 18, ठीक, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 क्यों कर रहे हो, 2 चौको 8, 1 बढ़ा 2 पंचे 10, फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 1 2 पंचे 10, ठीक। अब 3 से काटो, 3 7 21, 3 पचे 15, ठीक। अब ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 5 पचा 25, 5 एकम 5, पिछली बार हमने गलत कर दिया था, ठीक है ना। अब इसका जोड़ा मिलाओ कि भाई जोड़ने घटाने में 5 आए, कैसे बनेगा, ये बन जाएगा 5 3 15, देखो 5 3 15 3 45,
5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40, क्या बन गया 45 गुणे 40 कितना आएगा 1800। 45 में 40 गए 5, क्लियर है। प्लस का 5 चाहिए, तो भैया आप ये बताओ जो चीज हमें चिन्ह चाहिए वो बड़ी संख्या के पीछे लगाओ, हमेशा बड़ी संख्या के पीछे वाली चिन्ह लेते हैं, वही 45 प्लस का कर दो और भैया 40 क्या कर दो माइनस का कर दो, ठीक, क्लियर है ना। कितना जाएगा 5 आ जाएगा ना। चलो 45 40 हमारे बन गए। पिछली बार हमने गलत कर दिया था क्योंकि देखो पकड़ में आ गया था कि कहीं ना कहीं गड़बड़, क्योंकि 11 आने का तो कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है ना, क्योंकि अभी इसके 1800 के गुणज में 11 का कोई सवाल मल्टीपल बन ही नहीं रहा है, ठीक है। चलो 45 गुणे 40 बना, क्या बना 45 गुणे 40 बना, ठीक है। हाँ 45 गुणे 40 बनाइए, इसको आप हल कर देते हैं। चलो कर दो एक्स स्क्वायर प्लस का 45x माइनस का 40x माइनस का 1800 इक्वल में 0 कर दो। भैया दो दो को जोड़ा बना दो, ये हो जाएगा x से x प्लस 45, ठीक, माइनस का 40 कॉमन ले लोगे तो x प्लस 45 बराबर के 0। अब इसमें इसमें क्या कॉमन लोगे भैया x प्लस 45 कॉमन लोगे, भैया x माइनस 40 आ जाएगा, ठीक, बराबर के 0। भैया आप ले लो x माइनस 40 बराबर 0, x बराबर 40 क्या जाएगा किलोमीटर प्रति का घंटा, यही हमारी चाल होगी। अब आप कहोगे सर 45 वाले क्यों नहीं लिया, चाल कभी भी ऋणात्मक होती नहीं, अगर आप इसको लोगे x प्लस 45 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा माइनस का 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो भैया चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, हमारा आंसर क्या हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। हमने गलती क्या किया था जब 1800 का फैक्टर किया था तो हमने कहीं से गलत कर दिया था, 11 का मल्टीपल नहीं आना चाहिए, तो हमने देखा तो गलत हो गया, पकड़ में आया नहीं, ये तो कहीं ना कहीं गलत हो रहा, फिर कैंसिल करके हमने दूसरा निकाला, ठीक है ना। कह रही हो तो गलत हो गया, कहीं ना कहीं तो गलत आ रहा है, वो आएगा ही नहीं क्योंकि भाई 11 का मल्टीपल तो आने की कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। फिर हमने देखा कहीं ना कहीं वो गलत हो रहा है, फिर दोबारा निकालो आ गया, ठीक। चलो तो आपकी चाल क्या आ गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आप इसको लिख लो, प्रश्न नंबर 2 आपका हो गया, ठीक, या आप लिख लो, इसको मिटा दें, ये मिटा दे रहे हैं। अब चलते भैया प्रश्न नंबर 3 की तरफ। भैया प्रश्न नंबर 2 आपका हो गया है, अब चलते भैया प्रश्न नंबर 3 की तरफ, ठीक है। भाई प्रश्न नंबर 2 आपका हो गया है, अब चलते भैया प्रश्न नंबर 3 की तरफ, ठीक। चलो अब प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है उसको भी पढ़ ले रहे हैं, फिर उसको लगाते हैं। भैया प्रश्न नंबर 3 अभी लगाते हैं, प्रश्न नंबर 3, ठीक। चलो हमसे क्या कह रहा है, चलो हमसे क्या कह रहा है, एक शंकु के आकार, हाँ एक ठोस है जो एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक अर्धगोले पे खड़ा एक शंकु के आकार का एक ठोस है, मतलब ये अर्धगोला हो गया, ठीक, ये अर्धगोला हो गया, ठीक है ना, ये अर्धगोला है, इसके ऊपर ये शंकु खड़ा है, ठीक, ये आप मिला दो, ठीक है। और ये शंकु है, ये अर्धगोला है, ये क्या है, ये आपका अर्धगोला। ओवरऑल पूरा क्या है, पूरा भैया ठोस है, क्या है पूरा एक ठोस है। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, कहने का मतलब ठोस की त्रिज्या क्या दे रखी है, ठोस की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर दे रखी है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, कहने का मतलब शंकु की त्रिज्या r बराबर 1 और उसकी ऊंचाई हमने कितना माना h। तो हमसे कह रहा है कि भाई शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, त्रिज्या r बराबर 1 सेंटीमीटर, भाई त्रिज्या भी तो 1 दे रखी है, तो शंकु की ऊंचाई त्रिज्या बराबर 1 सेंटीमीटर। अब आप एक चीज बताओ भाई साहब, ठोस की त्रिज्या दे रखी है 1 सेंटीमीटर, तो भैया ठोस की त्रिज्या मतलब भाई ये गोले का आधार वृत्ताकार है, शंकु का आधार वृत्ताकार, दोनों एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित है। हमने आपको कितनी बार पढ़ाया पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का ये सवाल है, पिछला वाला अरे हाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का ये सवाल है। तो भैया दोनों का आधार वृत्ति है, एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित है, तो उनका व्यास और रेडियस भी एक ही होगा क्योंकि एक ही दूसरे के ऊपर एकदम समाहित है ना ये, तो कोई बदलाव तो होगा नहीं, आपको सिर्फ कंफ्यूज कर रहा है। तो भैया जो ठोस की त्रिज्या होगी वो बराबर अर्धगोले की त्रिज्या होगी,
किसकी होगी? अर्धगोले की त्रिज्या होगी, बराबर शंकु की त्रिज्या होगी। क्या होगी भैया? शंकु की त्रिज्या होगी। समझ में आ रहा है भाई? सबका तो यही है वृत्ताकार आधार, यही गोले का, यही शंकु का, यही पूरे ठोस का। क्लियर है? तो तीनों का रेडियस क्या हो जाएगा? इक्वल 1। क्लियर? चलो, हाइट आपको दे रखा है शंकु को, चाहिए किसके बराबर? रेडियस के, और रेडियस का मान कितना दे रखा है? 1 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलो, हमसे पूछा क्या है, इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। भैया ठोस का आयतन क्या होगा? ठोस का आयतन क्या होगा? हमने आपको क्या बताया था? आप हमारे अभी हाल की वीडियो देखिए, हमने जब आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा चल भी रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा चल भी रहा है। हमने 12.2 कल पढ़ाया था। कुल 8 प्रश्न है, हमने 7 प्रश्न बता चुके हैं। एक ही प्रश्न बाकी, आज उसको बता के उसे खत्म कर देंगे जब हम लेक्चर लेंगे तब। ठीक है? पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी हाल में ही हमने कंप्लीट करवाया, कंप्लीट होने ही वाला है, एक ही सवाल बाकी है, 2 ही प्रश्न वाली हमने कंप्लीट करवा रखा है। ठीक, तो आप अगर देखोगे तो जो सवाल ये आपका आया है ना, हमसे क्या कह रहा है कि भाई ठोस का आयतन, हमने क्या बोला था कि जब दो आकृति, जो ठोस आकृतियों को आपस में समायोजन किया जाए, उनका संयोजन किया जाए, तो उनसे एक जो नई आकृति का निर्माण होता है, उसका अगर आप आयतन निकालोगे तो भैया आपको जिन जिन आकृतियों से मिलकर चीजें बनी होती है, उनको सबका अलग अलग आयतन निकाल के जोड़ना पड़ता है। ठीक, लेकिन अगर आप सी से निकाल रहे हो, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हो, तो जो भाग इनका जुड़ गया, ये भाग इसमें जुड़ गया, तो हमको दिखाई नहीं देता, तो उस एरिया को हम नहीं लिखना कंप्लीट, अभी उस एरिया को हम ऐड नहीं करते हैं, हम सिर्फ बाहरी बाहरी एरिया लेते हैं। सी से जब निकालते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम सिर्फ बाहर बाहर का एरिया लेते हैं, क्योंकि जो चीज इसमें संलग्न हो गई, अध्यारोपित हो गई, उसका हमें दिखता नहीं वो एरिया, तो इसलिए हम उस एरिया को हम नहीं लेते, वो भाग हमें दिखता नहीं। लेकिन आयतन के केस में ऐसा नहीं होता, आयतन में हम सब लेते हैं। ठीक है? आपसे पूछा भाई ठोस का आयतन, तो ठोस किन किन चीजों से मिलकर बना है? शंकु और गोले, अर्धगोले, सॉरी, तो आप क्या लिखोगे कि भैया ठोस का आयतन बराबर शंकु का आयतन। क्या लिखोगे? शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। क्या लिखोगे? अर्धगोले का आयतन। कोई समस्या नहीं? भैया पूरे ठोस का आयतन पूछा है, तो भैया इस शंकु का आयतन इस अर्धगोले का दोनों को जोड़ोगे तभी तो इस पूरे ठोस का आयतन आएगा। क्लियर है? चलो, शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अर्धगोले का क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक, अब आपको भैया रेडियस तो तीनों की सेम दे रखी, और एच भी आपको रेडियस के बराबर ही दे रखा है, तो आप क्या लिखोगे? 1/3 पाई के पदों में पूछा तो पाई को हल करना ही नहीं, आर कितना दे रखा है? 1 स्क्वायर, एच भी 1 दे रखा है, प्लस 2/3 पाई निकाल के पदों में निकालने, इसको हमने छुआ ही नहीं, कितना हो जाएगा? 1 क्यूब। ठीक, अब आप ये बताओ, एक का मान किसी भी मल्टीप्लाई कर दो, वो एक ही होगा, ये हो जाएगा पाई/3। ठीक है? ये भी क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा पाई। ठीक है? नीचे एलसीएम में क्या हो जाएगा? 3, ऊपर क्या हो जाएगा? पाई प्लस का 2 पाई, कितना हो जाएगा? 3 पाई बटे का 3, काट दो, कितना हो जाएगा? पाई सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका आंसर। क्लियर है? पाई सेंटीमीटर क्यूब, यही आपका आंसर। ठीक है? अगर आपने फिगर सही बना दिया तो आपको आधे नंबर उसमें मिल जाएंगे। ठीक, सवाल समझ में आया? चलो, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। ठीक, 3 सवाल आपके हो गए हैं, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। ठीक है भैया, प्रश्न नंबर 3 हमारा हो गया है, अब चलते हैं भैया प्रश्न नंबर 4 की तरफ। 4 ही प्रश्न हम आपके लिए लेके आए, चारों अलग अलग टॉपिक से हैं। त्रिकोणमिति से भी कराया हमने आपको, पृष्ठीय क्षेत्रफल से भी कराया। ठीक है ना? चलो, अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 4 यहाँ पर हम डाल लेते हैं, प्रश्न नंबर 4 डाल लेते हैं। कह रहे एक भिन्न 1/3 हो जाती, एक भिन्न 1/3 हो जाती जब उसके अंश से एक घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो हमें भिन्न पूछ रहा है, क्या करोगे? माना भिन्न, माना भिन्न। भिन्न कैसे बनती? अंश बटे हर का जो रेशियो, अंश बटे हर को हम क्या बोलते? भिन्न बोलते। माना भिन्न x/y है। ठीक भाई, बटे में जो चीज होती है वो भिन्न होती है, फ्रैक्शन होती है, और भिन्न में क्या होता है? ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं? अंश। नीचे वाले को क्या बोलते हैं? अंश बटे हर क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। ठीक, तो माना भिन्न x/y है, इसीलिए हमने भिन्न को ऐसा माना। अब हमसे क्या कह रहा है? भाई पहली शर्त अनुसार, ठीक है ना, तो यहाँ पर आप लिख भी दो भाई x/y, तो यहाँ पर भाई x बराबर तो अंश क्या है? जो हमने ऊपर अंश, इसमें अंश क्या है? x है, हर कितना है? y है। ठीक है, माना भिन्न x/y है, अंश जिसका x है, अंश जिसका x है, y हर जिसका y है, हर y है, अंश x है। ठीक है, और हाँ पूछा गया है, तो हाँ एक हमसे कह रहा है जब उसके अंश में एक
घटा दिया जाता है। तो भाई प्रथम शर्तानुसार देखो हमसे कह रहा है कि भैया एक भिन्न आपको निकाल के आप हमें बताओ, ठीक है। तो भिन्न में दो कंडीशन दे रखी है। पहली कंडीशन ये दे रखी है कि उसके अंश में एक घटाया जाता है। दूसरी कंडीशन जब उसके हर में और वह हाँ एक घटाया जाता है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक घटाया जाता है। समझ में आ रहा है ना। दूसरी कंडीशन क्या है, वो 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न ज्ञात किए, दो कंडीशन दे रखी है भाई। प्रथमा शर्ता अनुसार भैया भिन्न हमने x बटे वाई माने, क्योंकि अंश बटे हर के फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। भैया अंश के x हो गया, हर उसका y हो गया। ये अंश x हर y, x बटे y अंश बटे हर भिन्न। क्लियर। प्रथम शर्तानुसार भिन्न 1/3 हो जाती जब उसके अंश में एक घटाया जाता है। क्या कह रहे हैं, अंश से एक घटाया जाता है। भैया अंश कितना x, तो भैया x अंश में एक घटाया जाता है और भिन्न क्या है, y है, x बटा y है। भैया एक भिन्न है, उसके अंश से हमने एक घटाया, तो जो नई भिन्न तैयार होकर आती है कितनी हो जाती है, 1/3। समझ में आया। हमसे कह रहा है कि भैया उसके अंश से एक घटाया जाता, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उस भिन्न के अंश से एक घटाया जाता है। देखो ये भिन्न है, इसके अंश से एक घटाया, तो परिणाम क्या निकल गया है, 1/3। सॉल्व करो इसको, 3x माइनस का 3, ये y, ठीक। y को बदल लो, 3x माइनस का y बराबर का 3, समीकरण 1 मान। क्लियर है। चलो क्लियर है। जैसा जैसा सवाल कह रहे हैं वैसा हम कर रहे हैं, ठीक है ना। हमसे भिन्न पूछा भैया, दो चरों से मिलकर भिन्न बनी एक ही, ठीक। अब क्या करोगे भैया, द्वितीय शर्तानुसार। अब क्या करोगे भैया, द्वितीय शर्तानुसार। भैया द्वितीय शर्तानुसार क्या है, हमसे कह रहा है कि वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो भैया अभी भिन्न लो फिर x बटा वाई, ठीक। अभी आप हर में 8 जोड़ते हो तो परिणाम क्या निकल के आता है, 1/4 हो जाता है, ठीक है। चलो इधर इसका क्या करोगे, यहाँ लिख दिया करो। हमने पीछे लिए तिरछा गुणा करने पे क्या लिखोगे, हमने यहाँ पर लिखा नहीं तो ये आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे, तिरछा गुणा करने पर, यहाँ ये चीज आप यहाँ भी लिखोगे ऐसे, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 4x वाई प्लस का 8, 4x माइनस का वाई बराबर 8, समीकरण 2, ठीक। अब आप क्या करोगे भाई, हमें भिन्न चाहिए ना, तो भिन्न के लिए आपको x चाहिए और y चाहिए। तो आप क्या करोगे, ध्यान देना, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, ऐसा क्यों किए, ऐसा भी बड़ा है, इससे घटाओगे तो क्या हो जाएगा, y से y घटेगा, आपका माइनस में वैल्यू नहीं आएगा, ठीक है ना। अब कैसे घटाओगे, यहाँ देखो, यहाँ घटा दें, ध्यान दें, समीकरण 2 क्या है, 4x माइनस का वाई, LHS से LHS घटाओ, RHS RHS, माइनस का 3x, ध्यान देना, माइनस वाई है, माइनस से घटा रहे हो तो अंदर के चिन्ह क्या हो जाते, बदल जाते, वाई हो जाएगा। भाई माइनस का 3x माइनस वाई, तो आप घटा रहे हो ना, तो क्या हो जाएगा, अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, जब माइनस लगा अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। अब इधर क्या बताओ, इधर 8 है, इधर क्या है, इधर 3 है, कितना निकलेगा, 8 माइनस 3, ठीक है। तो भाई वाई से वाई कटा, आपका 0 हो जाएगा, काटना नहीं, ये काटना नहीं है, ठीक है, बताने के लिए, ठीक है। वाई वाई घटाओगे 0 हो जाएगा, 4 में 3x गया, कितना x, 8 में 3 गया 5, x बराबर कितना आ गया 5। अब x से बराबर 5 आप कहीं पर रख दो, हम क्या रखेंगे, x से बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, क्या करोगे, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस का y बराबर 3, 3x माइनस का y बराबर 3, 3 x कितना है हमारा 5, माइनस का y बराबर कितना है 3, 15, माइनस का 3 बराबर y, हाँ माइनस का y बराबर कितना 3, माइनस का इधर ले जाओ, 15 माइनस 3 बराबर y, कितना आया 12 बराबर y। तो भाई y बराबर कितना आ गया 12, x बराबर 5 आ गया। अगर आपसे हम भिन्न पूछेंगे, भिन्न कितना होगा बताओ भाई, x और y की वैल्यू आपको पता लग गई, आप इसको लिख लो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो। अब यहाँ पर हम बताते हैं, अब यहाँ पर आप देखो, भिन्न हमने कितना माना था, x बटा वाई, x की वैल्यू कितनी निकल गई 5, y की कितनी निकल गई भाई, तो हमारा भिन्न क्या हो गया 5/12। क्लियर है, कोई समस्या नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। हमने आपको 4 प्रश्न बता दिए हैं, 4 ही प्रश्न हम आपके लिए लेके आए थे और हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो आपके 6 नंबर में आते हैं और 100% इनमें से एक सवाल आएगा ही आएगा, ठीक है ना। आप इनकी प्रैक्टिस करके जाओ, 6 नंबर अगर आपको अपना
पक्का करना है, ठीक है ना, श्योर करना है। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नजदीक है बोर्ड एग्जाम, ठीक है ना। हम आपके लिए आज हम 4 प्रश्न आपके लिए लाए हैं, कौन सा दीर्घ उत्तरी। अब हम कई जगह से सवालों को हम इकट्ठा करते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए लेके आते हैं। लघु उत्तरी भी आपके लिए लाएंगे, बहुविकल्पी भी आपके लिए ले आएंगे। आपको पेपर से पहले हम आपका कॉन्सेप्ट और आपके सवाल परफेक्ट करा देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे आपसे इसी वक्त इसी टाइम। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।